गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरफराज है और बायो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास की, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भाग 3। इससे पहले मैंने आपको वृद्धि, जनन, रेस्पिरेशन, उपापचय ये पढ़ा चुके हैं और अब पढ़ते हैं हम संवेदनशीलता और अनुकूलता। संवेदनशीलता समझ लेते हैं पहले क्या होती है। संवेदनशीलता होता है कि किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी हो जो हमारे अंदर कोशिकाएं हैं वो गर्मी हो तो उसके प्रति संवेदनशीलता प्रस्तुत करती है, सर्दी हो तो उसके प्रति अलग। ठीक है, अगर मान लो तुम कोई चीज़ गर्म रखी हुई है, मान लो भगोना ही गर्म रखा हुआ है घर पे दूध का, और तुम्हें पता नहीं है कि वो गर्म करके रखा हुआ है, ठीक है, और अगर तुम जाके उसको हाथ लगा दोगे तो एकदम अचानक हटा लोगे, या करंट लगने पर अचानक हाथ पीछे हटा लिया जाता है, वो होती है संवेदनशीलता। और अनुकूलता को हम इस तरह से कह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे कि बरसात का मौसम है, ठीक है, वो किसी प्राणी के लिए अनुकूल होती है, गर्मी का किसी और के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, अनुकूलता में ऐसा कर सकते हैं कि अनुकूल मौसम आने पर कोई भी जंतु प्रजनन करता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में इस तरह से और कह सकते हैं, अगर हमारे को पिन चुभा दिया जाए, एक पिन चुभा दिया जाए तो एकदम अचानक पीछे हाथ हटा लेते हैं, पिन चुभ गया, ये भी संवेदनशीलता। अनुकूलता बता रहा था मैं कि जो पर्यावरण में संकेत होते हैं, ठीक है, पर्यावरण के संकेत को समझना ही अनुकूलता है। जैसे सभी पौधों का ले लेते हैं, एक फूल होते हैं, वो फूल एक बहुत ही खुशगवार मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, तभी फूल उगते हैं। ठीक है, अनुकूलता से ले लो, आम का पेड़ है, आम गर्मियों में आते हैं, वो अनुकूल परिस्थितियों में ही आम आएंगे, सर्दियों में नहीं आएंगे। सेब, हाँ, लेकिन आजकल ये चल रहा है कोल्ड स्टोरेज, प्रिजर्व करके रख लेते हैं उसको बाद के लिए, लेकिन वो अगर उगते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में ही उगते हैं, उसको अनुकूलता कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि सेब है, सेब सर्दियों में आता है, ठीक है, तो इस तरह से सब्जियों का भी ले लो, आप खुद समझदार हो बच्चों। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारा शरीर नहीं, इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वातावरण में बदलाव का भी अनुकूलता में रखते हैं। ठीक है, वातावरण में जो बदलाव आता है, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करेंगे, सभी जीव जंतु एवं पादप संवेदनशीलता दर्शाते हैं। जैसे अगर हमें पिन चुभो दिया जाए तो हमारा
शरीर उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। ठीक है। और इसी तरह से अनुकूलता, अनुकूलता के बारे में भी ये लिख सकते हैं कि सभी प्राणी, ये सभी जीव जंतु और पादप अनुकूलता दर्शाते हैं। अनुकूलता सभी पौधे अनुकूलता दर्शाते हैं। और संकेत देते हैं अनुकूल वातावरण का। जैसे गर्मियों में आम सर्दियों में सेब आदि अनुकूल मौसम को दर्शाते हैं। अतः संवेदनशीलता अथवा अनुकूलता सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। मान लो ये चौक है, सर्दी में छोटी नहीं होगी, गर्मियों में बढ़ेगी नहीं, ठीक है, लिखने पर ही घटेगी। ये कोई ना तो संवेदनशीलता दिखाती है, अगर इसे तोड़ दिया जाए तो इसे दर्द नहीं होगा, ठीक है, चीख नहीं निकलेगी इसके अंदर से कि मुझे तोड़ क्यों दिया। इसी तरह से अगर आप मान लो बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, कुत्तों को पीटते रहते हैं, तो उठाते हैं डंडी, कुत्ते को मार देते हैं, तो वो चीखता है क्योंकि वो संवेदनशीलता दिखाता है कि उसको लगी है। अब अगला जो टॉपिक है, मतलब लक्षणों के अंदर ही पांचवा
पांचवा लक्षण है हमारा जीवन चक्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। ठीक है। अब लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जन्म हुआ, ठीक है, जन्म होने के बाद वह वयस्क होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होने के बाद जनन की प्रक्रिया करता है, उसके बाद पहुंच जाता है वह वृद्धावस्था में, और आखिरकार यानी कि अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इसी को कह सकते हैं जीवन चक्र। ठीक है। कोई भी नया शिशु जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बाकी का तो मैंने बता ही दिया, बड़ा होता है, प्रजनन करता है, उसके बाद बूढ़ा हो गया फिर मर जाता है। तो इसमें हम यह लिख सकते हैं कि सभी जीव जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। लिख लो बच्चों, या मैं लिखवाऊं? चलो मैं लिखवा ही देता हूं। सभी जंतु जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। ठीक है। उनका जन्म होता है, वह विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं, प्रजनन करते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी बच्चों, ये मत लिखना, इसके बीच का तो हम भूल ही गए। वो क्या है? वृद्धावस्था। इसमें लिखना है कुछ समय पश्चात वह वृद्धावस्था को पहुंच जाता है और अंत में
उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये है अतः जीवों में क्रमबद्ध यह प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे सम्मिलित रूप से जीवन चक्र कहते हैं। अतः ये जीवों का विशिष्ट लक्षण है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब बात करते हैं हम निर्जीवों की। ये निर्जीवों का विशिष्ट लक्षण हो सकता है क्या? कोई निर्जीव जन्म ले सकता है, वयस्क हो सकता है, जनन कर सकता है, वृद्धावस्था या मृत्यु को प्राप्त हो सकता है? तो नहीं, इसलिए ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब आते हैं हम छठे लक्षण पर। तो हमारा छठा लक्षण है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। बच्चों, जीव द्रव्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें कोशिका को समझना होगा। कोशिका को जब समझेंगे तभी हमें जीव द्रव्य समझ में आएगा। वैसे तो आप कोशिका छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में सब में पढ़ा है, और कोशिका के ये भी पढ़ा है, कोशिका दो प्रकार की है। ठीक है, एक तो पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। ठीक है, तो कोशिका का थोड़ा सा हम यहाँ चित्र बना लेते हैं, तभी अच्छी तरह समझ में आएगा कि प्रोटोप्लाज्म है क्या या जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया केंद्रक। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया लिख लेना तुम, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये हो गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, और ये हो गया अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। चलो मैं लिख ही देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये हो गया गोल्जी बॉडी।
गाल्जी बाड़ी, ठीक है। और इसमें जो पौधों वाली कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हमने पढ़ा था कि जो सभी जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं इसके अंदर होती हैं, कोशिका के अंदर होती है। संपूर्ण जैविक क्रियाएं, संपूर्ण जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। और जितना भी ये पदार्थ है, एक कोशिका के अंदर जितना भी पदार्थ है, ये सारा, इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि इसमें इस तरह से लिखते हैं, संपूर्ण कोशिका में संपूर्ण कोशिका में वास्तविक जैविक पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। अब बात करते हैं ये सब है क्या? ये सब कोशिकांग हैं, ठीक है। ये जो बाहरी परत है ये तो होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका के झिल्ली के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। कोशिका के झिल्ली के अंदर जो ये सारे जितने भी छोटे छोटे हैं ये कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल्स, इनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये सब मिला के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। सभी का अलग अलग काम होता है। केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। केंद्रक इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला। ठीक है। जीव द्रव्य है, अब ये जीव द्रव्य जो है इसी से ही जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली, इसी से ही एक कोशिका अपना आदान प्रदान करती है, चाहे वो वायु हो चाहे वो भोजन हो, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जीव द्रव्य में होने वाले समस्त रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं जीव द्रव्य और वातावरण के बीच आदान प्रदान जैविक क्रिया कहलाता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें लक्षण की तरफ। तो जीव द्रव्य भी एक विशिष्ट लक्षण है, वह निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो 7वां लक्षण जो है कोशिका संरचना।
कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले तो हम कोशिका को समझ लेते हैं। कोशिका है क्या? तो कोशिका की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोशिका, मैंने पहले भी लिखवाया है डेफिनेशन के जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बस, ठीक है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं कोशिका को। एक होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहते हैं यूकैरियोटिक। हम इसको इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं, प्रो और कैरियोटिक। प्रो मीन्स हो गया ओल्ड, प्राचीन, प्रो मीन्स प्राचीन हो गया, ठीक है। और कैरियोटिक मीन्स होता है कि कैरियन से मतलब बना है न्यूक्लियस, ठीक है। यह ग्रीक शब्द कैरियन, कैरियन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है केंद्र, केंद्रक, और इसका अर्थ है प्राचीन, यानी कि प्राचीन केंद्रक, ओल्ड सेल, ठीक है। और यूकैरियोटिक से आप समझ ही गए होंगे, न्यू मीन्स न्यू। ये ग्रीक शब्द होते हैं। प्रो मीन्स प्राचीन, यू मीन्स न्यू, ठीक है। और कैरियन मीन्स वही केंद्रक। बच्चों इसको लिखना नहीं है, चाहो तो आप अपनी मतलब समझने के लिए लिख सकते हो, लेकिन जो ये मैं लिख रहा हूँ इसको चाहे लिखो या ना लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम जरा इसके सेल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इन दोनों सेल स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखो, ये जो पहले का सेल होता था
इस तरह से होता था। और जो इसके डीएनए ऐसे बिखरे हुए होते थे, ठीक है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बिखरे हुए होते थे और एक चीज होता था ये मीसोसोम। क्लियर नहीं लिखा गया, थोड़ा सही से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मीसोसोम, ठीक है। और ये इसका होता था केंद्रक ही कह लो एक तरह से, इसको कहते थे प्लास्मिड, कहते हैं प्लास्मिड। अब बच्चों आप ये कहोगे कि इसे इतने पुराने को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये जीवाणुओं में बैक्टीरिया, वायरस, इन सब मतलब एक कोशिकीय जीव में पाया जाता था। बात आते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक में जो मैंने सेल कोशिका बनाई थी उसको ही बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। उस कोशिका को बना के उसमें लिख सकते हो, ठीक है। ह्यूमन सेल जो होता है या प्लांट सेल होता है मनुष्य का या जीव जंतुओं का जो कोशिका होती है वह, और पौधों की कोशिका वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। अब इनके जो डिफरेंस है वो आप लिख लो। प्रोकैरियोटिक एक साइड में लिख लेना प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी साइड में लिख लेना यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें डिफरेंस है, जो यूकैरियोटिक में है तो लिख ही देता हूं मैं। बस आज इतना ही टॉपिक करा के बाकी का अगली क्लास में कराएंगे टॉपिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। जो मैंने वो बनाया था ना इसमें जो वो थी प्लास्मिड और एक यूकैरियोटिक सेल यानी कि ह्यूमन सेल बनाया था, उसमें एक मैंने केंद्रक कला लिखा था, ठीक है। तो इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, केंद्रक कला अनुपस्थित, ठीक है। और इसमें उपस्थित केंद्रक कला उपस्थित। फिर दूसरा है इसमें कोशिकांग, मैंने आपको बता चुका है कोशिकांग, ठीक है। मुझे एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा, लेकिन वही बात है कि आप लोग सोचोगे कि बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं सर, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो कोशिकांग, एक कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको कोशिकांग कहते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। और इसमें वही होगा कोशिकांग उपस्थित,
ठीक है। और तीसरा है, ये किस किस में पाया जाता है? जीवाणु में और माइकोप्लाज्मा में। ये सभी जंतु एवं पादप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके दोनों के डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका पाई जाती है? हाँ, इससे पहले, इस क्वेश्चन के लिखने से पहले उसमें लास्ट में लिख देना, अतः जीवों का, सजीवों का यह विशिष्ट लक्षण है और निर्जीवों का नहीं। ठीक है, इसमें और भी लिख सकते हैं क्या? लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेना, अपने वीडियो में रोक रोक के लिखो। कोशिका जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये तो लिखवा ही दिया मैंने। ठीक है, इसके आगे लिखना है, चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है क्या? एक कोशिकीय जीव वह होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं और वो अपना पूरा जीवन काल एक कोशिका में ही बिताते हैं। बहुकोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जो एक से ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, कोशिका कला भी पाई जाती है। और एक उसके चारों तरफ एक अस्तर पाया जाता है, उसको मैंने बताया था, कोशिका झिल्ली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ। ठीक है, जो अब तक मैंने पढ़ाया है। एनामोलिज्म क्या है? दूसरा सवाल, संवेदनशीलता क्या है? तीसरा सवाल, जीवन चक्र किसे कहते हैं? चौथा सवाल है, कोशिका का चित्र बनाएं। चौथा सवाल है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर लिखिए। तो इन सवालों का जवाब मुझे परसों तक भेज देना। धन्यवाद।